हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज की चर्चा जो है समर्पित करूंगा ऐसे स्टॉक्स को जिन्होंने आज बाजार को गिरने से बचा लिया। और उस कड़ी में नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। आज 18,000 का अहम लेवल बाजार तोड़ते हुए नजर आए और एक तरफा शार्प सेलिंग जो है बाजारों के अंदर देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बीच तारणहार के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी अहम भूमिका निभाई और 17,800 जैसे ही बाजार ने तोड़ने की कोशिश की जो है बुल्स एग्रेसिव हो गए। हालांकि दिन भर आज मंदड़ियों की ही जो है हावी रहने की खबरें जो हैं आपको सुनने के लिए मिली होंगी। और जिस तरीके से बाजार के अंदर आज एग्रेसिव जो है बियर्स पोजीशंस एक्टिव थी, लेकिन उसी बीच पे रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर्स ने जो है बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की। 132 पॉइंट की एक 0.74% की गिरावट आज आपको देखने के लिए मिली। और ये गिरावट का जो संकेत है वो हम आपको पिछले 4-5 दिनों से दे ही रहे हैं, बल्कि उससे पहले ही। और जब पिछली गिरावट हुई थी उसके बाद पुल बैक आया तो मैंने कहा था कि ये देखिएगा ये तेज़ी सस्टेनेबल नहीं है, और वो तेज़ी वास्तव में सस्टेनेबल नहीं निकली। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडेक्स की भी बात मैंने कही थी कि देखिएगा अब 18,000 की जो अहम सीमा है उसको तोड़ते हुए बाजार जो है अंदर की तरफ प्रवेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही आराम से 18,000 का अहम लेवल बाजार तोड़ते हुए आज नजर आए और फिर 18,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अहम भूमिका में, और आज बाजार के लिए रिलायंस की तरफ से सहारा मिला। वहीं पर डिफेंसिव शेयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रिटानिया और नेस्ले और साथ में आईटीसी तीनों जो है तनकर खड़े थे कि हम बाजार को गिरने से बचाने के लिए आज तत्पर हैं। और उसी बीच में टीसीएस और इन्फोसिस ने पूरी तरीके से सेंध लगा दी और तेजी को टिकने नहीं दिया। और टीसीएस और इन्फोसिस ने एक भयानक वाली गिरावट के अंदर एक अहम रोल आज देने की कोशिश की। अगर रिलायंस ने आज साथ नहीं दिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस जो सबका फेवरेट शेयर है, और उस शेयर्स के अंदर आज फिर गिरावट देखने के लिए मिली और 6,000 का अहम लेवल आज जो है टूटता हुआ नजर आया और 5,980.40 रुपए के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व भी कमजोर कड़ी के रूप में साबित हुए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक भी एग्रेसिवली बैंक निफ्टी को नीचे धकेलने में अहम भूमिका निभा रहा था। और आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी को भी धकेलने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बुरी तरीके से जो है प्रभावित रहे और बाजार की तेजी पर जो है उसका असर भी देखने के लिए मिला। तो जो तेजी पर रोक लगी वो वास्तव में ब्रॉडर मार्केट से भी आ रही थी और वहाँ से भी जो सिम्टम्स हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। और 620 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 1406 घटने वाले शेयर्स खड़े हुए थे। और इसी तरीके से अगर हम ब्रिटानिया की बात करें तो 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी वाला एकमात्र शेयर निफ्टी 50 के अंदर शुमार था। महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, बजाज ऑटो और नेस्ले आधे % से 1% के बीच में आज तेजी के रुख के साथ काम कर रहे थे। टाटा कंसल्टेंसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोल इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक सब 1.5% से लेकर 3% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। जहां तक वॉल्यूम की बात करें तो आज कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स थे, तेजी के साथ गिरावट हो रही थी, विद वॉल्यूम गिरावट थी। और यहाँ पर 1800 की जो एक डिफेंस थी वो भी टूटती हुई नजर आई। 18,000 का निफ्टी टूट गया, 1800 का कोटक महिंद्रा बैंक टूट गया। तो ये थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको लगेगी कि भाई 18,000 और 1800। और इसके साथ टीसीएस देखिएगा 3200 रुपये के लेवल्स के आसपास दोबारा से आता हुआ आज नजर आया और 3211 पर क्लोजिंग थी। निफ्टी बैंक 42188 और एक तरफा
गिरावट आज जो देखने के लिए मिली और बिल्कुल कल की तरह चार्ट्स में जो है लगे। एक तरफा जो है बाजार 1.5-2 बजे तक गिरे, फिर थोड़ा सा संभलते हुए नजर आए। और देखिएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि बाजार के अंदर मंदी करने वाले एक तरफा सारा माल नीचे के रेट पे नहीं बेचना चाह रहे, और वो बार बार से अगर हम देखें जो जितने बुल बैक्स हैं, तो जो पिछला बुल बैक था वो भी ये जो है जाहिर कर रहा था कि मंदी करने वाले लोग या प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग सारा माल नीचे नहीं देंगे। वो कहेंगे आओ बाजार ऊपर आओ, फिर हम बेचना शुरू करते हैं। ऐसा ही इंट्राडे में भी देखने के लिए मिला। जहाँ तक कैंडल की बात है, तो कैंडल ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि देखिएगा, मैं 41,500 के आसपास आने को आतुर हूँ, और वो आतुरता कब तक बनी रहेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। बट मुझे काफ़ी अच्छी संभावना लगती है कि 41,500 अगले सप्ताह के दौरान आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ऐसा हो सकता है कि बाजार छोटी मोटी जो है नीचे से पुल बैक करने की कोशिश करे, और सप्ताह के अंत तक आपको 41,500 और 40,000 तक के आसपास देखने के लिए मिले। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो 41,500 आएगा, यहाँ पर बाजार को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो 41,000 और 41,500 के आसपास बाजार एक अच्छा खासा समय व्यतीत करने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि जो अगली एक्सपायरी है और उसके अगली जो एक्सपायरी, यानी कि जो 12 तारीख को एक्सपायरी बन रही है और जो उसके नेक्स्ट एक्सपायरी है, उन दोनों एक्सपायरी तक, वीकली एक्सपायरी तक 41,500 के इर्द गिर्द ही आपको निफ्टी बैंक देखने के लिए मिले। और अगर आप ये सोचें कि भाई बड़ी उत्सुकता के साथ या बड़ी एग्रेसिवनेस के साथ कि भाई 41,000 बाजार टूट जाएगा, तो उसकी संभावना मुझे नेक्स्ट 2 एक्सपायरी में तो बिल्कुल भी नहीं है, या ना के बराबर है, आप ये मान सकते हैं। तो 41,000, 41,500 बाजार का अगला पड़ाव होता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि अभी जो 42,500 और 42,800 है, ये ऊपर की तरफ एक अहम लेवल होंगे। बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकते हैं, और नीचे के लेवल्स पर थोड़ी सी सपोर्ट या यहाँ पर बाजार 1 या 2 दिन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। तो 42,500 और 42,800 ऊपर की तरफ एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ 41,800 और 41,500 यहाँ पर बाजार नीचे की तरफ जो है सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 41,877 आज जो है बाजार ने घुसकर वहां पर जो है ये बताने की चेष्टा की कि भाई बियर्स अभी जिंदा है, यानी कि बियर्स अभी जिंदा है, इसका एहसास जो है आज दोबारा से 42,000 तोड़कर जो है निफ्टी बैंक ने जो है दर्शाने की कोशिश की। लेकिन देखिएगा, एक अच्छा सा पुल बैक वहाँ देखने के लिए मिला। और इसमें एक मेन रीज़न ये भी है कि देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखें, तो जब बाजार टूटता है ना, तो बहुत सारे जो बियर्स हैं वो ये बात मान के चलते हैं कि जी अब तो बाजार टूटता ही रहेगा। और जब बाजार लगातार टूट रहा हो दिन भर, तो जो कैंडल्स बनती हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की चार्ट पे, तो लोगों को लगता है कि नहीं अब तो भाई मंदी करनी ही करनी है, आज तो बाजार बहुत अच्छे से टूटने वाला है। और उसी समय पर देखिएगा पुल बैक आते हैं, तो मोस्टली उस समय पर लोग एग्रेसिव होकर पुट खरीदना शुरू करते हैं, और जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो जनरली कॉल बेचना शुरू करते हैं। और स्पेशली इंट्राडे के अंदर जो पोजीशंस होती हैं, तो बाजार जो है वहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहता है। और इस तरीके से जो एग्रेसिवली काफ़ी मंदी होने के बाद भी मंदी की जो है उम्मीद करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और वही पुल बैक आपको तकरीबन 300 पॉइंट का आज आपको निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिला। और कोई फॉलो अप सेलिंग थी नहीं 3 बजे के आसपास, तो ये जो है इंट्राडे ट्रेडर्स की जो है एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से ये परेशान होते हुए नजर आए। जितनों ने भी दोपहर में 1 या 1:30 बजे के बाद मंदी करने की कोशिश की, वो थोड़ा सा बैकफुट पर कर जो है लास्ट में नजर आए। तो बाजार बंद होते समय तो ये नहीं है कि एक तरफा जो है आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड लें, तो इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर तो जो है काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जब बाजार बहुत तेज़ी से गिरते हैं या बहुत तेज़ी से चलते हैं इंट्राडे बेसिस पे भी, तो भी हमने देखा है कि बाजार थोड़े समय के लिए ऊपरी दशा में जरूर से जरूर जो है बाकी के जो स्टॉप लॉसेज हैं जो ट्रेडर्स के, या तो वो या जिन लोगों ने एग्रेसिवली मंदी या तेजी करी है, उनको जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं।
अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक ने सेंचुरी मारी। आईसीआईसीआई बैंक आज लगातार दूसरे दिन एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही थी, इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थे। और एसबीआई आज 600 रुपये के आसपास आ गया। पीएसयू बैंक के अंदर अगर एसबीआई 600 को जो है तोड़ता है तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। एक्सिस बैंक 939 और एचडीएफसी बैंक 1594 रुपये का जो भाव है, उससे पहले आज एचडीएफसी बैंक जो है 1590 को तोड़ के 1580 की लाइन में घुसता हुआ नजर आया। और इसी ने ही जो है आज निफ्टी बैंक को पुल बैक करने में पूरी जो है आप कह सकते हैं कि हेल्प की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे कि लो देखेंगे एचडीएफसी बैंक का तो 1578 और 1594 बंद हुआ है। तो ये जो हैवी वेट है, इसने अगर पुल बैक नहीं दिया होता तो शायद बैंक निफ्टी जो है आप 42,000 के नीचे सेल होता हुआ पाते हैं। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक की वॉल्यूम तकरीबन 15 से 20% कम साइड थे। आईसीआईसीआई बैंक के 50% वॉल्यूम ज़्यादा थे जो नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं। एक्सिस बैंक नॉर्मल वॉल्यूम से 10 से 15% कम थे। और एसबीआई का वॉल्यूम जो है नॉर्मल वॉल्यूम के आसपास था। तो इस तरीके से वॉल्यूम की स्थिति थी, और वॉल्यूम की स्थिति ये बता रही है कि अभी वॉल्यूम्स जो है आईसीआईसीआई बैंक के जो है पीछे मंदी करने वाले जो है ज़्यादा एग्रेसिव हमें देखने के लिए मिले। अगर आज एफआईआईज के डेटा की देखें तो लगातार तीसरे दिन 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग तो देखिएगा हो ही रही है। तो पिछले 3 दिनों में 2 दिन 2000 करोड़ से ज़्यादा, और कल 5 जनवरी को 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई। आज डीआईज ने नीचे जो है माल हाथों हाथ उठाया और 1000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की। और बाइंग का फिगर भी 4 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है देखने के लिए मिले, यानी कि 5 दिन में से जो सबसे ज़्यादा बाइंग थी डीआईज की वो आज ही थी। और एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 72 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए, मामूली सेलिंग थी। और स्टॉक फ्यूचर्स में 354 करोड़ की। लेकिन वहीं पर अगर हम उनके ऑप्शंस के डेटा देखें तो ऑप्शंस में बाइंग बहुत बढ़िया थी। तो ऐसे केसेस में जनरली एक पुल बैक भी आ जाता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बाइंग होती है तो और ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं तो कुछ समय के लिए बाजार जो है मंदी करने वालों को भी परेशान कर सकता है। और हफ्ते के अंत तक ये भी हो सकता है कि दोनों साइड की पोजीशंस हैं तो वोलेटिलिटी के भी संकेत जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वोलेटिलिटी तो देखिएगा आगे चलते हुए पीरियड्स में हमें एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही है, और इस बात का अंदेशा मैंने आपके साथ पहले भी दिया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी की पुट कॉल रेशो या बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशो तो दोनों 0.5 पर हो गई हैं। तो ऐसे मामले में बहुत ज़्यादा जो है बाजार ओवरसोल्ड मान लिए जाते हैं, और बाजार या तो साइडवेज रहते हैं कुछ समय तक या फिर थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाजार की जो अंडरटोन है इस तरीके से, जिस तरीके से मूड माहौल बना है, तो वो थोड़ा सा मंदी की तरफ ही बन रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा बीच बीच में पुल बैक्स जो है आते रहेंगे, एक तरफा मंदी शायद ना हो। और ऊपर से देखिएगा तेजी भी ज़्यादा होने नहीं देंगे, क्योंकि अब बाजार कुछ स्थिति में चलता है ऑप्शन से ट्रेडर्स की कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो है अगर बाजार निकल जाते हैं जैसे 42,500 या 800, तो फिर देखिएगा तेजी करने वाले एग्रेसिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाजार जो है फिर एग्रेसिवली जो है दोबारा से सेलिंग आनी शुरू हो जाती है, या बाजार के अंदर वोलेटिलिटी जो है इंट्राडे बेसिस पे बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज, तो वो आज अच्छी तेजी के साथ काम कर रहा है। लेकिन जो स्क्रीन पर फिगर देख रहे हैं इससे कहीं ऊपर डाउ जोन्स अभी काम कर रहा है। तो डाउ जोन्स तकरीबन 1.25% 1.5% के बीच में भी जो है तेजी जो है कर रहा है। ब्रेंट क्रूड भी $80 के पार आ गया है। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर 18,000 की कॉल के अंदर जबरदस्त राइटिंग है। तो 18,000 एक रेजिस्टेंस का काम शायद आपको सोमवार को देखने के लिए दे। और वहीं पर 17,800 के अंदर भी 35,000 की पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और इवन 17,900 में भी अच्छी राइटिंग हो रही है। लेकिन जो पुट साइड में जब राइटिंग है उसके सामने कॉल राइटिंग भी अच्छी है। बट मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास अभी शायद बाजार जाने की एक बार दोबारा से कोशिश करे। अब वहाँ से सेलिंग आती है या उसके बाद 17,800 और 18,000 में ही सोमवार को उसमें काम होता है। शायद हमें ये लगता है कि 18,000 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा तो शायद थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिलना चाहिए। बाजारों के अंदर एक चीज़ पक्की है कि मैंने जो निफ्टी के बारे में कहा था कि अगर 17,800 टूटता है तो फिर बाजार 17,600 की तरफ और इवन 17,400 की तरफ भी मूव कर सकता है। लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग आने की उम्मीद जो है हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और वहाँ पर जो है
ट्रेडर्स के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, देखिएगा ट्रेडर्स तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जनरली, बट बीच में अगर हम इन्वेस्टर्स के एंगल से सोचें तो 17,600 17,400 एक ऐसे अहम लेवल होंगे जहां पर कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं या मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर चेरी पिकिंग जो है वो की जा सकती है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जो है वहाँ पर खरीदने के लायक बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिएगा आज ही मैं जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो अगर आपका थोड़ा सा लंबा समय का नज़रिया है तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी वैल्यूएशंस के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 1 या 2 ट्रांजेक्शन्स के अंदर या 3 ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो स्टॉक्स लेने में इच्छुक लोग रहते हैं उनके शायद पहली जो खरीदने की जो लेवल्स हैं वो शायद कोटक महिंद्रा बैंक में नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 42,500 पे 80,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, जहां पर 1,08,000 कॉन्टैक्ट ऐड है कॉल साइड में। पुट साइड में 42,000 के ऊपर 46,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए और 82,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो शायद जो मैंने लेवल्स आपको अभी बताए हैं वही ऑप्शंस के लेवल्स भी उसी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि 41,800 41,500 यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे राइटिंग भी है। और हालांकि देखिएगा पुट साइड राइटर्स अभी बैकफुट पे है, वो राइटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉल साइड में अगर देखें तो 42,500 और 42,800 पे राइटिंग ठीक ठाक है। लेकिन टेक्निकली 41,800 इंपॉर्टेंट है, 42,800 है, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा में जो है 42,500 43,000 के ऊपर ही कॉल राइटिंग है। तो आज की इस चर्चा में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीक में हम जो है आपके साथ जुड़े तो रहेंगे ही, वीकेंड के ऊपर भी 1 या 2 वीडियो आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या जिस तरीके से आज यूएस के बाजार बंद होंगे, बाकी जो कमोडिटीज़ बंद होंगी, करेंसी वगैरह, उनको देखते हुए फ्यूचर आउटलुक जो है नेक्स्ट वीक का कहाँ कैसा रह सकता है, किन सेक्टर्स के अंदर कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर निवेश करने की जो है मतलब प्रारंभिक मौके जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और क्या आउटलुक है, ये चर्चा देखिएगा हम आपके साथ एक बाजार के अंदर जो वीकली हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। जब हमें थोड़ा सा क्लियर होता है तो हम उस वीक में आपके साथ वो साझा करते हैं, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। 1-2 स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है या कुछ और बिजनेस से और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ ऐसे अहम मुद्दे जिन पर आप जो है रोचक वीडियो सुनना चाहेंगे, तो उन विषयों के ऊपर भी मैं आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। तो इसके साथ साथ जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनके लिए भी जो है हम 2 से 3 वीडियो जो स्टॉक स्पेसिफिक जो पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियोस हैं वो भी जो है आपके साथ साझा करते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आज एक चीज़ मैं फिर आपके साथ दोहराता हूँ, तो आज का मूल मंत्र क्या रहा वो सुनिए। देखिएगा आज का मूल मंत्र कल वाले ही मुद्दे से निकल कर आ रहा है, और कल वाला मुद्दा ये था कि देखिएगा जहाँ पर वैल्यूशंस बड़े महंगे हैं और उस वैल्यूशंस के ऊपर जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है तो शेयर्स के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है। उसी का शिकार रहा बजाज फाइनेंस। मैंने आपको कल भी जैसे कहा था कि बजाज फाइनेंस के अंदर रिजल्ट्स में ये जो प्रोविजनल डाटा है या जो रिजल्ट्स हैं उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार को वो पसंद नहीं आया। रीज़न ये कि एक हाई वैल्यूशन स्टॉक्स के अंदर जैसे ही ग्रोथ रुकती हुई नज़र आती है या ग्रोथ के ऊपर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह जो है अगर नज़र आता है तो बाजार इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये तो देखिएगा आप सब लोग जानते हैं कि वैल्यूशंस की थ्योरी है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो पर्सनली लगता है कि यार बड़े प्लेयर्स के सौदे जिधर बनने होते हैं बाजार को उधर धकेलने की पूरी कोशिश होती है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जो मजबूत हाथ हैं वो जिस तरफ जो है अपनी पोजीशंस को खिसका लेते हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है। हमने बहुत बार ऐसा देखा कि खराब खबरें, खराब वैल्यूशंस होते हुए भी बाजार अगर बड़े प्लेयर्स तेज़ी की तरफ बैठे हुए हैं तो वो बाजार को तेज़ी की तरफ धकेल लेते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं खाली भाई साहब अभी ग्रोथ कम होने की वजह से बजाज फाइनेंस में गिरावट है, मैं ऐसा नहीं मानता। इसमें दोनों है कि जो बाजार का ट्रेंड है या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मंदी करना चाहते थे इसलिए 6,000 आज टूट गया, अदरवाइज शायद 6,000 नहीं टूटता। और दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि भाई जो हाई वैल्यूशंस जो स्टॉक्स होते हैं उनके साथ ये डर हमेशा बना रहता है, लेकिन इस
थ्योरी से मैं खाली बजाज फाइनेंस के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, बट ये हर तरीके के ऐसे शेयर्स जो बहुत हाई पी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हैं, उन शेयर्स के साथ ऐसा जो संकट का क्षण है वो कभी भी आ जाता है। तो ये शायद मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसके अंदर ये मैंने देखा है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। तो जब भी आप हाई पी वैल्यूएशन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें तो इस बात से हमेशा जो है सतर्क रहें कि बीच बीच में ऐसे हिकअप्स आते रहेंगे, और वहाँ पर आप अपना किस सूझबूझ के साथ जो है उस कंपनी के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या किस तरीके से ट्रेडर लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।